सीताराम भाई बहनों, तो आज अपन और आगे बढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस समझा था अपना। लास्ट वीडियोस में हमने नेट और ग्रॉस में डिफरेंस समझा था। नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट आ जाता है। उसके बाद हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस समझा था उसकी अगली वीडियो में, कि मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ एडिशन के बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इनके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या होता है, हमने बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है मैथ्स में, ठीक है। हमने फोर्थ फिफ्थ क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या मेरे को कोई बता सकता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दे तो क्या बचता है? जी हाँ भाई बहनों, एकदम यही है हमारा आज के चैप्टर में। तो मेरा नाम है सुजय और आज हम पढ़ने वाले वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ एडिशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? प्राइस और वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कि या तो जो आपने जो जैसे मार्कर है, ठीक है, अब इसका प्राइस है 20 रुपये, तो यानी कि मान लो अगर किसी फर्म ने ऐसे 100 मार्कर बनाए तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी 2000 रुपये, ठीक है। उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी 2000 रुपये। तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है जी। तो हमारा क्या था कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा निकल आएगा प्रॉफिट। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करो तो आ जाएगा वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन समझते हैं। प्राइस चार्ज्ड और प्राइस चार्ज्ड फॉर एडिंग वैल्यू, यहाँ पे फॉर है, ठीक है। प्राइस चार्ज फॉर एडिंग वैल्यू, आपने जो ये अब जैसे मैंने मार्कर खरीदा है, जो फर्म ने इस मार्कर को बनाया उसके पास क्या आते हैं, प्लास्टिक की बीड्स आती है। प्लास्टिक की ऐसी ना छोटी छोटी ऐसे ग्रेन्स होते हैं प्लास्टिक के, वो उसको अपनी मशीन में पिघलाते हैं और उसको एक मार्कर की शेप में ले आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ मेहनत करी, उन्होंने कुछ वैल्यू ऐड करी। प्लास्टिक की जो चूरा था अगर वो मार्केट में बिक रहा होता तो कौन खरीदता? कोई भी नहीं खरीदता। बट उन्होंने उसको एक शेप दी, उसमें वैल्यू ऐड करी, उसको मार्कर बना दिया। तो उन्होंने जो वैल्यू ऐड करा उसके लिए वो कुछ चार्ज करेंगे। भैया इतनी मेहनत कर रहा कोई इंसान, फ्री में थोड़ी कोई करता कुछ, है कि नहीं? तो अगर आप कुछ मेहनत करो तो आप उसका कुछ प्राइस चार्ज करोगे। बस उसी को हम कह देते हैं वैल्यू एडिशन या फिर प्रॉफिट, ठीक है। या फिर हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा वैल्यू एडिशन, ठीक है जी। तो जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है, 2 तरीके के होते थे कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में हमने डिफरेंस समझा था। इंटरमीडिएट गुड्स में जो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो या तो फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं या फिर वो रीसेल पर्पस के लिए लिए जाते हैं विद इन 1 ईयर, कि 1 साल में हमने खरीदा और उसको 1 ही साल के अंदर अंदर बेच देंगे, है ना। तो ये 2 तरीके के हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो वैल्यू एडिशन में दो मतलब इसमें क्या होता है कि आप 1 साल में चाहे पीछे से सस्ता लेके आगे बेच रहे हो तो भी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, है कि नहीं। जैसे शोरूम वाले हैं, अपनी गाड़ी में वो गाड़ी के शोरूम वाले हैं, तो वो तो गाड़ी प्रोड्यूस कर नहीं रहे, उनको तो बनी बनाई मिल रही है पीछे से, है ना। वो क्या मेहनत क्या कर रहे हैं, बस गाड़ी को लगा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं और डिस्प्ले करने का प्रॉफिट कट लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जैसे ये कंसेप्ट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ऐसे हमारा काम करता है सारा। तो वैल्यू एडिशन एक तरीके से हमारा प्रॉफिट है। ये वैल्यू एडिशन जो है ये और कुछ नहीं है, ये हमारा 5th क्लास वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम सेलिंग प्राइस में से अगर अपन कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है जी। इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसके पेट नेम्स क्या है, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट नेम्स क्या है, इस बेचारे को प्यार से बुलाते क्या है? तो इसको बुलाते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट भाइयों बहनों। इंटरमीडिएट कॉस्ट बुला लो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बुला लो,
इंटरमीडिएट परचेज बुला लो या फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बुला लो, ठीक है। हमने दो तरीके के प्रोड्यूसर गुड्स समझे थे, ठीक है। एक तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हो गए जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदती है फर्म्स, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके, हाँ वो थे कैपिटल गुड्स। जो प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके के होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में करा था कि प्रोड्यूसर गुड्स में ऐसे दो बाल निकल रहे थे उसके, ठीक है। मतलब एक साइड से मैंने दिखाया हुआ था कि दो पार्ट है प्रोड्यूसर गुड्स के, एक होते थे कैपिटल गुड्स, एक होते थे अपना इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते थे वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते थे, और जो कैपिटल गुड्स होते थे वो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते थे। कैपिटल गुड्स में हमारी मशीनरी आ जाती थी, जो कि आप उस मशीनरी को कई बार यूज कर सकते हो, इसलिए वो ड्यूरेबल है ना। आप एक मशीनरी को 1 साल 2 साल 10 साल यूज कर सकते हो। वेयर जो एक रॉ मटेरियल है वो एक बार लग के निकल जाएगा, है ना। आपके बस एक ही बार यूज आएगा कि आप एक बार उसका कोई प्रोडक्ट बना दोगे और फिर आगे बेच दोगे। तो इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि ये एक बार ही काम में आता है, एक बार ही एक बार ही काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ एडिशन का। और इसके आगे अगर अपन पढ़े तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है, पहले ही नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 हो गया होगा, अब तक तो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अपन साइड करते हैं, या 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, आईसी जो है, ये दो तरीके की होती है। ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर इसको इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं। हाँ एक और नाम भी लिख लो इसका, इंटरमीडिएट गुड्स, बीच में यूज होने वाले गुड्स, ठीक है। इसके दो पार्ट निकलेंगे, इसके ऐसे दो बाल निकलेंगे, ठीक है, ये दो बाल निकलेंगे, हम बीच में से बांट देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ये दो तरीके की होती है। पहले तो होते हैं हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और एक होती है हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट्स या एनर्जी कंजम्पशन, लिख देते हैं, दोनों नाम लिख देते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और एनर्जी कंजम्पशन। क्या है भैया? कंजम्पशन, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। अब एनर्जी कंजम्पशन, जैसे मान लो आपने बिजली ली, तो एक बार जो आपने बिजली ली, मान लो 100 रुपए की बिजली आपकी फैक्ट्री में आई, तो वो एक बार यूज होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, है ना। वो जो मशीनरी है वो यूज कर लेंगे, उसके बाद खत्म। उसके बाद आपको 100 रुपए में और बिजली नहीं मिलेगी, फिर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और बिजली लेने के लिए। तो एक बार ये यूज हो जाए तो खत्म। अब जैसे कोई कई मशीन्स होती है जो पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, कोयले पे चलती है, तो एक बार कोयला जला खत्म, फिर आपको नया खरीदना पड़ेगा, ठीक है। वो सेम कोयला इनफाइनाइट टाइम्स के लिए नहीं चल सकता, या एक लंबे समय के लिए नहीं चल सकता। इनफाइनाइट टाइम के लिए तो खैर कुछ भी नहीं है, बट एक लंबे समय के लिए नहीं चल सकता कोयला। कि मतलब आपने आज जलाना शुरू करा एक कोयले का इतना सा ब्लॉक, और वो चलता गया भैया अगले 10 सालों तक, आपको अगले 10 साल तक की एनर्जी दे रहा है। एटम थोड़ी है, कोयला है भैया, इतना सा मान लो एक ब्लॉक है कोयले का,
तो 1 घंटा 2 घंटा हीट देगा, उसके बाद खत्म है कि नहीं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट एक बार एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। वेयर एज जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये भी एक बार यूज होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और इसके अंदर भी 2 बार निकलते हैं, इसके भी 2 बार निकलते हैं, मतलब कि इसके अंदर भी 2 डिविजन्स आती हैं। तो ये एक तरफ होता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कि आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो या तो आप उसका इंपोर्ट करोगे, ठीक है ना, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या तो आप रॉ मटेरियल को क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, या तो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, एक सेकंड, हाँ, या तो आप इसको डोमेस्टिक मार्केट से खरीदोगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। या तो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे या तो आप डोमेस्टिक मार्केट से ही परचेज करोगे। एक बार देख लेता हूँ कि क्लियर आ रहा है सब कुछ। हाँ, पढ़ने लायक तो है भैया हमारी राइटिंग। तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मुझे लगा शायद समझ में ना आ रहा हो। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब अगर आपको क्वेश्चन में दोनों दे रखी है और ये मेजर हेड अगर आपको गिवन नहीं है तो इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपका टोटल नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकल आएगा, टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका निकल आएगा। बट अगर आपको तीनों चीजें दे रखी हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है, इंपोर्ट भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, मेजर हेड भी दे रखा है, तो आपको सिर्फ यही मानना है, ठीक है, सिर्फ यही लेना है। मान लो ये है ₹10 करोड़ और ये है ₹2000 करोड़ और ये है ₹500 करोड़। तो ये 2500 करोड़ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 10 करोड़ लेंगे क्योंकि मेजर हेड ही है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लेते हैं। ये तो हो गया करोड़, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं कि ये सब तो ऐड करना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट। अब क्या ऐड नहीं करना है, क्या छोड़ देना है, क्या इग्नोर कर देना है, एक्सक्लूड्स। कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में या परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या नहीं आएगा, इसमें क्या एक्सक्लूड होएगा, एक्सक्लूड्स, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें क्या नहीं आएगा, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी नहीं आएगा, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ठीक है। और क्या नहीं आएगा, और आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स स्लैश फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये एक्सक्लूड होएगी, ये सारी चीजें जो है ये नहीं डालनी है, ठीक है।
और क्या नहीं आएगा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड नहीं आएगा। देखो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिटाई विटाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं इसको। जल्दी से लिख लो 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो और क्या नहीं आएगा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। और बस ये सब आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, import material of raw material is taken when domestic purchase of raw material is given, it is part of procedure। हाँ ठीक है, तो यही था इसमें। और इसके हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, ठीक है। एक वो पढ़ लेते हैं और हमारी जो है ना न्यूमेरिकल समझ लेते हैं इसके, एंड फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे मिलेंगे। डेप्रिसिएशन के मैंने नाम लिखवा दिए थे या नहीं लिखवाए थे? अगर हो सके, अगर हेल्प करना चाहो भैया की, तो फिर भेज देना। करवाए थे या नहीं करवाए थे? नहीं, डेप्रिसिएशन के नहीं करवाए, ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही की क्लास में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला और। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐसे शॉर्ट में वीओ लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक मिनट देख लेते हैं, ये है ना, हाँ, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। इसमें आप और ऐड कर दोगे सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया एक तो हमारा। सेल्स में, सेल्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, और एक होती है एक्सपोर्ट्स, कि एक आप सेल कर रहे हो डोमेस्टिक मार्केट में, एक आप सेल कर रहे हो विदेशी मार्केट में, ठीक है। तो सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है कि मान लो मैं मिल्क वाला फार्मर हूँ, मैं मिल्क निकालता हूँ, ठीक है, मैं मिल्क सेल करता हूँ। तो मैंने जो है काऊ से मिल्क निकाला,
और फिर मैं मतलब अमूल को बेचने जा ही रहा था, बट मैंने देखा कि यार हमारे को खुद को भी रिक्वायरमेंट है मिल्क की, तो मैंने मान लो 100 लीटर्स मिल्क निकाला, तो उसमें से मैंने 5 लीटर्स अपने लिए भी रख लिया। ठीक है, मैं मान लो मिल्क का फार्मर हूँ, तो मैंने 5 लीटर्स अपने लिए भी रख लिए। तो जो 5 लीटर्स जो रखा, उससे मैं मिल्क की डिमांड कम करूंगा। भाई अगर मैं 100 का 100 लीटर बेच देता, मैंने 100 लीटर मिल्क निकाला और 100 लीटर ही बेच दिया, ठीक है, तो मेरे को बाहर से मिल्क खरीदना पड़ता। बेसिक नेसेसिटी है मिल्क, चाय में यूज होता है, शेक्स में यूज होता है, हर जगह मिल्क यूज होता है ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है मिल्क। तो अगर मैं 100 का 100 लीटर बेच देता, तो मुझे 3 4 5 लीटर जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो किसी और से फुलफिल करनी पड़ती है कि नहीं। तो ये भी जो मैंने अपने लिए प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ पे हमेशा लिया जाता है गुड्स, क्योंकि गुड्स की एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है। गुड्स की वैल्यू आप रियलाइज कर सकते हो कि मैंने मिल्क प्रोड्यूस करा अपने फार्म्स में, अपने काउस के फार्म्स में है, वहां पे मैंने काउस से निकाला 100 लीटर्स मिल्क, तो उसकी एक वैल्यू है, उसको वैल्यू करा जा सकता है। वेयर एज जैसे सर्विसेज हो गई, देखो हमेशा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज लिया जाएगा, ये माना जाएगा एक्सेप्टेबल है। वेयर एज प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप सर्विस की वैल्यू नहीं बता सकते कि किसी ने कुछ सर्व करा तो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि सर्विस बाय हाउसवाइफ, दैट इज अनरियलाइजेबल। ठीक है, कि सर्विस बाय हाउसवाइफ, हाउसवाइफ क्या सर्विस करती है, जैसे घर में खाना बनाना या बाहर से कोई आया तो उसको पानी पिलाना, तो ये जो सर्विसेज बाय हाउसवाइफ होती हैं, इसको रियलाइज नहीं करा जा सकता। ठीक है ना, मतलब इकोनॉमिक्स भी कह रही है कि जो हमारी माताएं करती हैं, जो हमारी माताएं हमारे को जैसे सर्व करती है, उसको वैल्यू में नापा ही नहीं जा सकता, उसको वैल्यू करा नहीं जा सकता, वो वैल्यू से बहुत ऊपर है। ठीक है, मॉम्स का प्यार, मदर्स का प्यार जो होता है वैल्यू से बहुत ऊपर होता है। तो ये हमारे को इकोनॉमिक्स भी सिखा रही है। तो ये हमारे यहाँ पे सर्विस बाय हाउसवाइफ हो गया, या फिर घर में जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई है छोटी मोटी, तो वो सब भी मानी जाएगी। बाकी जैसे कार वॉशिंग की सर्विस है, जैसे मान लो कार वॉशिंग की सर्विस है, कार वॉशिंग कराना हमारी कंट्री में एक नेसेसिटी नहीं है। हमारी कंट्री में कार वॉशिंग होए ना होए, गंदी सी गाड़ियां लेकर चले हो, कोई कुछ नहीं रोकेगा। बट अगर आप कर रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू रियलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोग हैं। अब देखो, कार वॉशिंग कई तरीके की होती है, कार वॉशिंग कई तरीके की होती है कि जैसे तो आप एक बंदा लगा दो तो 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेगा, 300 रुपीज़ पर मंथ आपसे लेगा। ठीक है, रोज आपकी गाड़ी के ऊपर गीला कपड़ा मार के जाएगा। ठीक है, साबुन वाला गीला कपड़ा आपके ऊपर मार के जाएगा, आपकी गाड़ी के ऊपर। बट अगर आप कोई शोरूम में जाके उसको साफ करवाते हो गाड़ी को, तो वही आपको एक सर्विस, मतलब उनकी जो है एक बार क्लीनिंग की वैल्यू पड़ जाती है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, उससे भी ज्यादा। ठीक है ना, तो उसमें फिर इसलिए कहा जाता है कि जो सर्विस होता है इसको वैल्यू नहीं करा जा सकता, किसी भी तरीके की सर्विस वैल्यू नहीं करी जा सकती। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कि हमने स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था 10 और क्लोजिंग स्टॉक है 50, तो 50 ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। तो ये होगा चेंज इन स्टॉक, कि 10 से 50 पे चला गया तो 40 बढ़ गया, है ना, तो ये होगा चेंज इन स्टॉक। तो अगर 10 पहले स्टार्टिंग में आपकी इन्वेंट्री में 10 गुड्स थे, बाद में क्लोजिंग स्टॉक के समय पे 50 हो गया, यानी कि 40 गुड्स का प्रोडक्शन हुआ ना,
40 गुड्स का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। बाकी जल्दी से इसको जो है आप अपना नोट डाउन कर लो नोट्स में पॉज करके वीडियो को, क्योंकि देखो नोट्स इज द की टू सक्सेस भाई बहनों, नोट्स इज द की टू सक्सेस। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा नोट्स इज द की टू सक्सेस, ठीक है। ये रियलिटी है भाई बहनों, ये रियलिटी है। ये नोट्स जो है ना लास्ट टाइम में क्या होता है ना, पैनिक हो जाते हैं बच्चे, लास्ट टाइम में पैनिक हो जाता है। अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लास्ट टाइम तक 2 दिन पहले नोट्स के अंदर इतनी पावर है कि आप 2 दिन पहले नोटबुक खोलो तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो नोट्स की पावर है ये, ठीक है। तो फिर बात करते हैं अपन अब अगले टॉपिक की,